इन्फो हब उर्दू में आप सबको खुशामदीद है। आज की मेरी कहानी एक बहुत ही पुरस्कार कहानी है। कहानी के आखिर में कमेंट देना हरगिज़ मत भूलिएगा, और चैनल पर नए हैं तो उसको सब्सक्राइब लाजमी से कर लीजिएगा, ताकि ऐसी ही दिलचस्प कहानी आपको सुनने को मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की कहानी का नाम है खोपड़ी लोग। जिस वक्त औरत गाड़ी से उतरी तो वो करीब लगे बरगद के घने दरख्त तले अकड़ूं बैठा सामने की पगडंडी को घूर रहा था। उचटती सी नजर उधर डाली। औरत सर से पैर तक एक स्याह चादर में लिपटी हुई थी। उसका पल्लू मुंह पर कुछ इस तरह पड़ा था कि चेहरे का कोई हिस्सा नजर न आता था सिवाय आंखों के। वो बहुत सुबह से वहां बैठा था। हफ्ते भर बाद आज फिर सरहदी देहात का बाजार लग रहा था, और आसपास के गांव से लोग जोक दर जोक खरीदो फरोख्त के लिए आ रहे थे। बरसात की आमद थी और अब पूरे 3 माह तक कोई बाजार नहीं लग सकता था। ये हिंदुस्तान का पूर्वी इलाका था जो नेपाल के सरहदी इलाके से मिलता है। अमूमन बारिश में जलथल रहता था। देहातों के कच्चे रास्ते इस जमाने में गाड़ियों के इस्तेमाल के काबिल नहीं रहते, और इन पर पैदल सफ़र भी सख्त दुश्वार होता है। यही नहीं बल्कि देहात चदरे मैदानी इलाकों में होते हैं, लिहाजा इनके दरमियान बहने वाले नदी नाले खौफनाक रूप धार लेते हैं, और जब तक बारिश का जोर न थमे लोग तकरीबन मुक़य्यद से होकर रह जाते हैं। इन मानों में आज का दिन बहुत अहम था। दूर दराज से लोग आ रहे थे, और इन्हीं आने वालों में से वो भी एक था। कोई 60-70 मील का सफ़र तय करके वहाँ पहुँचा था। उसका घर घने जंगलों में था, और उसका रास्ता भी इन्हीं में से होकर जाता था। ये जंगल पूरे सरहदी इलाके से लेकर नेपाल की तराइयों में बहुत दूर तक कई 100 मुरब्बा मील के रकबे में था। इनमें से बाज़ हिस्सों में दरिंदों और हशरातुल अर्ज़ की रेल पेल रहती थी, और बाज़ हिस्से आमदरफ्त के काबिल थे। इनमें बाकायदा पगडंडियाँ भी थीं जिन पर बैलगाड़ियाँ और आदमी अक्सर चलते देखे जा सकते थे। इन जंगलों के दरमियान जा बजा देहात वाक़या थे, जिनमें से चंद सौ से लेकर चंद हज़ार तक की आबादी होती है। इन देहातों के बासियों की गुसर बसर का जरिया वेशी और खेती बाड़ी हुआ करता था। देहातों की ये तादाद सैकड़ों में थी। इन्हीं देहातों के बासी आज सुबह से सरहदी बाजार को आ रहे थे। गालबन वो औरत भी इन्हीं में से एक थी। उसने गाड़ी से उतरकर एक छोटी सी थैली संभाली और आहिस्ता आहिस्ता आगे को चल पड़ी। जिस वक्त वो बरगद के करीब से गुजरी, न जाने क्या हुआ, अचानक वो लड़खड़ाई और गिर पड़ी। उसकी बेख्याली का ताना बाना यकलख्त टूट गया। वो जल्दी से उठ गया। औरत की बख्ची हाथ से छूटकर एक जानब गिर गई थी। उसने झुककर उसे उठाया। इस अरसे में औरत संभल चुकी थी। वो बख्ची को हाथ में लेकर उधर बढ़ा। उसकी नजरें अचानक औरत पर पड़ी, जिसका मुंह जरा सा खुल गया था। वो एक चांद का टुकड़ा थी। खूबसूरत औरत। उसके मन के अंदर जैसे तार से बज उठे। उसे अपने बदन में लज्जत की एक तरंग उभरती हुई महसूस हुई। औरत ने उसके हाथ से बख्शी ले ली। क्या तुम अकेली हो? उसने जरा जी कड़ा करके कहा। हाँ, औरत ने आहिस्ता से कहा। यहाँ क्यों आई हो? उसने पूछा। मैं डीहा जाना चाहती हूँ, औरत ने बताया। यहाँ आज बाजार लगेगा। डीहा से काफ़ी लोग आते हैं। कोई जानने वाला मिल गया तो उसके साथ चली जाऊंगी। डीहा? वो दिल ही दिल में बोला। रुक कर उसने कहा, मगर डीहा तो कोई 15-16 मील दूर है, और बीच में जंगल भी है। हाँ, औरत ने यूं कहा जैसे 15-16 मील कोई बात ना हो। मैं भी डीहा जाऊंगा, उसने जल्दी से कहा। मगर, औरत ने तजबज्जब से कहा, मैं ज़रा बाजार में रुककर किसी जानने वाले को ढूंढूंगी। वो समझ गया औरत इसके साथ जाने में मुतजज्जब है। ज़रूरत का तकाजा था कि वो चुप रहे। औरत लंबे लंबे कदमों चलती बाजार की सिमत रवाना हो गई। वो उसे देखता रहा, फिर कुछ सोचकर उठा और खुद भी इधर चलने लगा। अभी वो बरगद से गुजरकर अगले पीपल के पेड़ तक ही पहुंचा था कि किसी ने उसे पुकारा। ए भाई, ज़रा रुकना तो। वो ठहर गया। उसके पीछे एक देहाती चला रहा था। उसने शलूका और धोती पहन रखी थी। सर पर पगड़ था। पैरों में चमड़े के जूते थे और कंधे पर एक छोटा सा डंडा, एक पोटली टंगी हुई थी। देहाती इसके पास आकर बोला, मियाँ जी, ये औरत कौन थी? पता नहीं, अभी अभी गाड़ी से उतरी थी, उसने कहा। तुमसे कुछ बातें कर रही थी? हाँ, वो डीहा जाना चाहती है। किसी साथी की तलाश में थी। अकेली थी? हाँ जी, बिल्कुल अकेली। तुमसे क्या कह रही थी? कुछ नहीं, बस बता रही थी, उसने बेदिली से कहा। ना ना, अचानक देहाती ने कहा, तुम इसके साथ ना जाना। हाँ, उसने उसे घूर कर देखा। तो क्या तुम्हें नहीं मालूम? आदमी ने उसे हैरत से देखा। क्या बात है आखिर? वो कुछ उलझते हुए बोला।
तो गोया तुम कुछ नहीं जानते। देहाती ने उसे गौर से देखकर कहा, शहरी बाबू लगते हो। हाँ, मैं शहर में रहता हूँ, डीहा जा रहा हूँ, वहाँ मेरे मामू हैं। तब फिर कान खोलकर सुन लो, अकेले किसी औरत के साथ ना जाना। पूरे 16 मील का जंगल रास्ते में है। कमाल करते हो तुम भी, अब मैं क्या औरत से भी क्या गुजरा हूँ। वो बड़बड़ाया। ये बात नहीं है मियाँ, तुम नहीं जानते। वो बोला, जरा उधर पीपल की जड़ पर बैठो तो मैं तुम्हें बताऊं। मैं तो जंगल का कीड़ा हूँ, तुम कुछ नहीं जानते। वो दोनों पीपल की जड़ पर बैठ गए तो देहाती ने कहना शुरू किया, तराई के ये जंगल कई 100 मील के अंदर फैले हुए हैं। उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, चारों कोण दूर तक। इनमें चंडाल, प्रेत, आसेप, पदरूहें, चुड़ैलें और दूसरी बहुत सी अजीबुल हरकत महलूकात बसती हैं। जगह जगह इनकी बस्तियां हैं। उन्हें आदमी का गोश्त बहुत मरगूब है। वो हर साल बारिश की आमद से कबल आखिरी बाजार में भेस बदल कर आती हैं। यहाँ वो आदमी को फांसती हैं और अपने साथ चलने पर आमादा कर लेती हैं। वो आदमी जो इनके साथ जाने पर खुद से तैयार हो जाए, वो खुद से कभी वापस नहीं हो सकता। देहाती ने रुक कर उसे देखा। तुम्हें ये बातें किसने बताई? उसने मुस्कुराकर पूछा। बाबूजी, मैं डीहा के पश्चिम में वाक़या गांव रूपा में रहता हूँ। वहाँ के मुखिया का लड़का यहीं से एक चंडालिनी ने अगवा कर लिया था। सूरत में वो चांद बनकर आई थी। लड़के का दिल आ गया और उसके पीछे पीछे चल पड़ा। 20 मील अंदर जाकर चंडालिनी ने जिससे पैर उधार लिए थे वापस कर दिए और पेट के बल रेंगने लगी। लड़का घबराया, घर वापस नहीं हो सकता था, चलता रहा। लड़का सख्त परेशान था मगर चलता रहा। कुछ और आगे जाकर चंडालिनी ने अपना पेट और सीना भी जिससे लिया था वापस कर दिया और सिर्फ 2 हाथ, गर्दन और सर वाली रह गई। उसे आगे जाकर उसने हाथ और गर्दन भी वापस कर दी और सिर्फ चेहरा ही रह गया। जब उसने चेहरा भी वापस कर दिया तो वो सिर्फ खोपड़ी ही खोपड़ी रह गई। ये एक मखलूक है जो जंगल में रहती है। इसका पूरा खानदान होता है और इन्हें आदमी का गोश्त बहुत पसंद है। देहाती रुका तो उसने पूछा, यार तुम तो सारी कथा यूं सुना रहे हो जैसे सब कुछ तुम पर बीती हो। मैं ठीक कह रहा हूँ, देहाती ने कहा। मुखिया के लड़के ने ये सारी बात बताई थी। वो पहला मनुष्य था जो जिंदा बचकर वापस आया था, वो भी एक जटाधारी साधु की वजह से। वो इधर से गुजर रहा था कि उसने लड़के को देख लिया। ये साधु बड़े पहुंचे हुए होते हैं। लड़का कहता था कि साधु ने उसे चिड़िया बना दिया, फिर खुद भी चिड़िया बनकर उसे ले उड़ा और गांव के पास छोड़ दिया। ये बात थी। उसने सर खुजाकर देहाती को देखा मगर कुछ समझ नहीं आता कि ऐसा कैसे हो सकता है। तो क्या तुम समझते हो कि मैं बकवास कर रहा हूँ? देहाती ने बुरा मानकर कहा और खड़ा हो गया। ठीक है, जो जी चाहे करो। फिर वो लंबे कदमों चलता हुआ दूसरी जानब रुखसत हो गया। देहाती की बात कुछ गलत ना थी, वो कुछ इतना अनजान ना था। उसने सोचना शुरू कर दिया, औरत खूबसूरत सही, लेकिन अगर वही निकली। वो देर तक सोचता रहा और फिर उधर चल पड़ा जिधर देहाती गया था। उसने तय कर लिया था कि वो औरत के बजाय देहाती के साथ जाएगा। वो रूपा में रहता था और रूपा डीहा से भी आगे था। काफ़ी दूर तक साथ हो सकता था। औरत का मामला शुबे का था। जहाँ शुबा हो वहाँ से बचना ही ठीक है। अक्लमंदों का कहना गलत नहीं। फिर उसने अपनी रफ्तार तेज कर दी। बाजार में देहाती उसे नजर आ गया। वो वहाँ कुछ देर तक घूमता रहा, फिर इसके करीब हो गया। देहाती उसे देखकर बोला, फिर क्या सोचा बाबू? क्या सूरत को ढूंढ रहे हो? नहीं भाई, मैं इसके चक्कर में नहीं हूँ। मैं तो सोच रहा हूँ डीहा अकेला कैसे जाऊँ। पहली बार जा रहा हूँ, रास्ता भी ठीक से नहीं मालूम, फिर कोई जान पहचान वाला भी नहीं है। तुम्हें रास्ता नहीं मालूम? देहाती ने कुछ सोच कर कहा। ये तो वाकई परेशानी की बात है, मगर खैर तुम ऐसा करो, मैं 1 बजे यहाँ से चल दूंगा। 20 मील जाना है। डीहा का रास्ता कोई 12 मील के बाद से अलग हो जाता है। मैं तुम्हें बता दूंगा। 4 मील तो तुम अकेले जा सकते हो। रात होने से पहले पहुंच जाओगे अगर तेज चले। ठीक है, मैं साथ ही चलूंगा। वो देहाती के साथ हो लिया। उन्होंने 2-1 चक्कर लगाए। अचानक एक जगह उन्हें वही औरत दिखाई दी। वो 2 आदमियों के साथ घुल मिलकर बातें कर रही थी। देहाती ने कहा, उधर क्या देखते हो? आओ चलें, मुझे जो कुछ लेना था ले लिया है। सूरज अभी जरा सा तिरछा हुआ था कि वो लोग चल पड़े। एक पतली सी पगडंडी जंगल की सिमत जाती थी। वो दोनों उधर ही चल दिए। रास्ते में देहाती ने कहा, आज डीहा का कोई आदमी नहीं आया शायद, वरना एक आध तो मिल ही जाता। कोई हर्ज नहीं, उसने कहा, मैं चला जाऊंगा, तुम रास्ता बता देना। देहाती खामोशी से चलता रहा। रास्ता आहिस्ता आहिस्ता जंगल में दाखिल हो गया। 4 बजे तक वो लोग कोई 6 मील का सफर तय कर चुके थे। आबादी बहुत पीछे रह गई थी और जंगल का घना हिस्सा शुरू हो चुका था। हर तरफ झाड़ियां खड़ी थी और मोटे मोटे दरख्त जा बजा साया बखेर रहे थे। बाज जगह दरख्त अजहद गुंजान हो गए थे।
और इनमें घना अंधेरा था। आसमान पर बदलियों ने गिरना शुरू कर दिया था। 5 बजे तक बदली बढ़ने लगी। देहाती ने एक अनजान मुकाम पर ठहर कर कहा, लगता है बारिश आ रही है। मुझे भी ऐसे ही लगता है। उसने ऊपर देखा, जहाँ अब सूरज छुप चुका था और भूरे भूरे बादल घिराए थे। ये तो बहुत बुरी बात है, उसने सरसरी लहजे में कहा, और देहाती को देखने लगा जो खासा मुतमईन लग रहा था। कोई बात नहीं, बारिश आई तो रुक जाएंगे। उधर जंगल घना जरूर है मगर दरिंदे नहीं हैं। छोटे छोटे जानवर अलबत्ता काफी हैं। किसी झाड़ी में बैठकर वक्त काट लेंगे। और खामोशी से चलता रहा। कुछ ही देर बाद बारिश का पहला कतरा जमीन से टकराया और फिर मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। वो दोनों जल्दी से एक घनी झाड़ी में छुप गए। सर पर इतनी पत्तियां थीं कि अंदर अमन था। इधर उधर ऊंचे ऊंचे दरख्त थे और दूर दूर तक सन्नाटे और अंधेरे का राज था। बदली के बायस अब खासा अंधेरा हो गया था। वैसे भी शाम हो चुकी थी। उन्हें अब तक कोई आदमी नजर न आया था। खरगोशों और परिंदों के अलावा कभी कभी एक आध गीदड़ नजर आ जाता और बस। वहीं झाड़ी में उन्होंने अपना सामान रखा। अंदर खासी जगह थी। कम से कम 2 आदमी पैर पसार कर सो सकते थे। बारिश जारी थी। वक्त गुजरता रहा। फिर रात ने पूरे जंगल पर घने अंधेरे का जाल फैला दिया। झाड़ियों में झींगरों और दूसरे कीड़ों ने राग अलापना शुरू कर दिया और पूरी फजा इंतहाई खौफनाक सी हो गई। यार, क्या रात यहीं गुजरेगी? उसने देहाती से पूछा और उसके चेहरे को गौर से देखने लगा, जो इस वक्त भी खासा मुतमईन था। शायद वो इन हालात से पहले भी 2-4 हो चुका था। कोई हर्ज नहीं, देहाती ने कहा। तुम चाहो तो सो जाओ, थक गए होगे। यह हकीकत थी कि वो थक गया था, बहुत ही ज्यादा। वो कई दिनों से सफर कर रहा था। ठीक है भाई, मैं तो सोता हूँ। उसने पैर फैलाकर करवट ली और आंखें बंद कर ली। न जाने कितनी देर तक वो सोता रहा। फिर इसकी आंख ठीक इस वक्त खुली जब इसकी छठी हिस्स ने उसे बताया कि रात आधी से ज्यादा गुजर चुकी है। उसने आंखें खोल कर देखा। अंधेरे में भी उसे सब कुछ नजर आ रहा था। वो चौंक सा क्या। देहाती को इसके पास ही होना चाहिए था, मगर वो वहां मौजूद न था। उसने कान लगाकर सुना। बाहर बारिश का कोई शोर न था। यकीनन बारिश रुक चुकी थी। वो आहिस्ता से बगैर आवाज किए उठा। जरा सा सर निकालकर उसने झाड़ी से बाहर झांका। बाहर पूरा चांद निकला हुआ था और जंगल में धूप छांव का सा समा था। उसने देखा, झाड़ी से चंद कदम दाएं जानब देहाती खड़ा हुआ किसी से बातें कर रहा था। हाँ, बरसात तो गुजर ही जाएगी। वैसे भी मेरे यहाँ सिर्फ 3 खाने वाले और हैं। उसने देहाती की आवाज़ सुनी। मेहनत अकारत नहीं गई। चलो ठीक है, मेरा माल लाए हो? किसी ने पूछा। उसने देखा, देहाती ने अपनी पोटली उधर उछाल दी। उससे फारिग होकर उसने कहा, और ये लो तुम अपने पैर। देहाती ने अपनी टांग कदरे उठाई और इसमें जड़ा हुआ पाँव का पंजा यूं अलग कर दिया जैसे लोग जूता उतारते हैं। यही अमल उसने अपनी दूसरी टांग के साथ भी किया और दोनों पंजे जमीन पर रख दिए। फिर वो पैर न होने के बायस पेट के बल जमीन पर लेट गया। झाड़ी से लगे लगे उसने ये मंजर देखा और उसे जैसे सांप सूंघ गया। बरसात शुरू हो चुकी थी और अब दूसरा बाजार 3 माह के बाद लगने का इम्कान था। बाजार की अदम मौजूदगी का मतलब था पूरे 3 माह तक अच्छी ग़िज़ा से महरूमी। उसे अपनी खोपड़ी चकराती हुई महसूस हुई। दिल ही दिल में इसने खोलते हुए सोचा, इस गधे को क्या मालूम कि मैं भी इसी के ख़ानदान का एक फ़र्द हूँ।